हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इस अध्याय में हम क्योंकि खाद्य संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, मृदा और खाद्य वस्तुएं, ये सभी हमारे लिए संसाधन हैं। इस अध्याय में हम खाद्य संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद्य संसाधन किसे कहेंगे? जंतुओं और पादपों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित रूप से खाद्य संसाधन कहते हैं। तो वो सभी वस्तुएं विश्व में जो खाने के योग्य हैं या जिन्हें खाया जाता है, वो सभी खाद्य संसाधन का हिस्सा हैं। हम भोजन क्यों खाते हैं? सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। तो पोषकों को प्राप्त करने के लिए हम भोजन खाते हैं। तो कृषि उत्पाद तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम कृषि करते हैं भोजन की अधिक से अधिक उपलब्धता के लिए। तो हम इनका उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं, लगातार कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं, पशुपालन का लगातार उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं। हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों निर्वाह नहीं कर सकते? क्यों हमें उत्पादन बढ़ाना है? तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। आप जानते हैं, हम लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या पहुंच चुकी है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, यानी कि 130 करोड़ के लगभग अभी हो चुकी है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती हो चुकी है। हम इतनी अधिक स्थानों पर खेती कर रहे हैं कि खेती के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता तो संभव है ही नहीं। इसलिए फसल और पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना होगा। तो हमारे पास खेतों की मात्रा तो सीमित है। अब हमें उस खेत से ज्यादा उपज पैदा करनी है। इसीलिए हम खाद्य संसाधनों में सुधार करना चाहते हैं। तो हम किन किन खाद्य संसाधनों की आवश्यकता हमें क्यों क्यों होती है, ये जरा समझ लेते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे खाद्य चाहिए, क्योंकि इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट देने वाले खाद्य पदार्थ गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर। ये जो दालें हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तेल वाले बीज जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी, सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे कि बरसीन, जई या सूडान घास का उत्पादन पशुधन में के चारे के रूप में किया जाता है। तो फसलों को अगर हम बांटें तो मुख्य रूप से फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, खरीफ की फसल। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक रहती हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो गर्मियों में जो हम फसल उगाते हैं वो हमारी खरीफ की फसल है। और रबी फसल, कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं जो नवंबर से अप्रैल तक होती हैं। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलें। तो जो वर्षा ऋतु में उगाई वो खरीफ फसलें, जो सर्दी में उगाई वो रबी की फसलें। यहां कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रख सकते हैं रबी और रजाई। तो जब हम रजाई ओढ़ते हैं तो रबी की फसल उगती है, जब हम नहीं ओढ़ते तो खरीफ की। तो फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है।
तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इनमें, तो फसल की किस्मों में सुधार करना होगा। दूसरा, फसल उत्पादन प्रबंधन को बेहतर करना होगा ताकि अधिक से अधिक बढ़िया उत्पादन हो सके। दूसरा, फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसल की सुरक्षा भी ठीक से करनी होगी। ये तीनों प्रबंधन यदि हम ठीक से कर पाए तो निश्चित रूप से हमारी खाद्य क्षमताएं, उत्पादन क्षमताएं बढ़ेंगी। फसलों की किस्म में सुधार के कुछ कारक, कैसे हम फसलों की किस्मों में सुधार कर सकते हैं, या क्या हमें प्रत्याशित है, हम क्या चाहते हैं कि कौन सी किस्म हमारे लिए अच्छी है। सबसे पहली, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। हमें ऐसी किस्मों का चयन करना होगा जिनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। ऐसी किस्में हमें विकसित करनी होंगी जिनकी उत्पादन क्षमता ज्यादा हो। तो उन्नत किस्में चाहिए हमें, ज्यादा से ज्यादा उच्च उत्पादन वाली चाहिए, उन्नत किस्में चाहिए, हमें अच्छी किस्म के पौधे भी चाहिए। जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता उनकी ज्यादा हो, ऐसा भी हमारे लिए आवश्यक है कि उनकी जैविक प्रतिरोधकता भी, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता अच्छी होनी चाहिए। जैविक रोग जैसे कीट, निमेटोड्स, जैसे कहा जाता है जैविक फफूंद है, ये सब जीवों को नुकसान पहुंचाती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो हमें ऐसी किस्म चाहिए जिन पर जैविक कारक से कम नुकसान हो और जिनको सूखा, क्षारता, बाढ़, गर्मी, ठंड, पाले आदि से भी कम नुकसान हो। तो ये जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं, क्योंकि अगर इनसे नुकसान होता है फसल को तो उत्पादन भी कम हो जाता है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम समय लगना चाहिए। जितना कम समय लगेगा उतना कम खर्च होगा। तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा है कि परिपक्वन काल कम से कम हो। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। तो ऐसी फसलें होनी चाहिए जो हमारे वातावरण के हिसाब से अनुकूल, पर्यावरण के अनुसार ढल जाएं। ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण, तो हमें ऐच्छिक गुणों वाले ऐच्छिक गुण भी पैदा करने होंगे फसल में। ये ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण क्या हैं, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शस्य विज्ञान क्या है पहले ये जान लीजिए, क्योंकि शस्य विज्ञान से अधिकतर लोग अपरिचित रहते हैं। भूमि का उचित प्रबंधन कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन शस्य विज्ञान कहलाता है। अब ये फसल उगाने का अध्ययन है वैज्ञानिक विधि से, तो शस्य विज्ञान हुआ। शस्य विज्ञान गुण, हमें ऐच्छिक गुण चाहिए, कुछ ऐसे गुण चाहिए जो हम फसलों में अलग अलग तरह के गुण चाहते हैं। जैसे कि यदि हम चारे वाली फसलों की बात करें तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं हमारे लिए अच्छी गुण हैं। हम चाहते हैं कि वो बड़ी बड़ी लंबी शाखाओं वाले हों ताकि अधिक से अधिक चारा उत्पन्न हो। जबकि अनाज के लिए हम बोने पौधे ही अच्छा मानते हैं ताकि इन फसलों को उगने में कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रणाली को शस्य विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार शस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में सहायक होंगी। अगर हमें हर फसल के लिए हम अच्छे गुण उसमें ले आए तो हमें ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। उसके बाद पोषण प्रबंधन करना है। हमें फसलों को पोषण चाहिए, वो पोषण कैसे, पहले हमें पता होना चाहिए कौन से पोषण की कमी है, तभी हम ठीक से पोषण व्यवस्था कर पाएंगे। तो पहले हम पोषकों के बारे में समझ लेते हैं। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, 3 स्थानों से पौधे पोषक लेते हैं, हवा से, पानी से और मिट्टी से। पौधे के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। हवा से कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 3 पोषक तत्व तो पौधे जल और वायु से ले लेते हैं। बाकी 13 पोषक पदार्थों के लिए ये मिट्टी पर निर्भर करते हैं। तो 13 पोषक पदार्थ इन्हें मिट्टी से लेने हैं। इन 13 में से 6 अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए इन्हें बृहद पोषक कहते हैं। तो बृहद पोषक किन्हें कहते हैं? वे 13 पोषक जो पादपों को, वो 13 पोषकों में से वो 6 पोषक जो पौधे को अधिक मात्रा में चाहिए, बृहद पोषक कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? 7 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं।
तो हम यहाँ दोबारा से इसको देख लेते हैं कौन कौन से पोषक तत्व किस किस स्रोत से मिल जाते हैं। वायु से पौधा लेता है कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मृदा से बृहद पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 बृहद पोषक हैं। सूक्ष्म पोषक आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कार्बन, कॉपर और मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 7 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो ये सभी 13 पोषक तत्व मृदा से लेता है पौधा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और बहुत जल्दी ही आपके साथ अगली जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का आपको समय से पता चल जाए। धन्यवाद।